भारत का सबसे युवा अरबपति कौन है जानते हैं? सिर्फ 31 साल की उम्र में। हाँ, चेन्नई का एक लड़का। आईआईटी मद्रास में कंप्यूटर साइंस नहीं मिला, फिर भी रुका नहीं वो। और आज उसकी कंपनी परप्लेक्सिटी एआई गूगल को सीधी टक्कर दे रही है। इतना ही नहीं, गूगल क्रोम ब्राउजर खरीदने के लिए $34.5 बिलियन का ऑफर। $34.5 बिलियन। कैसे एक मामूली गूगल सर्च से खड़ी हो गई 20 बिलियन की कंपनी? आइए जानते हैं अरविंद श्रीनिवास की ये अविश्वसनीय कहानी। सभी सुनने वालों को स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं। हाँ, ये सफर है चेन्नई से सिलिकॉन वैली तक। एक ऐसे युवा की कहानी जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया में सही में तहलका मचा दिया है। हम बात कर रहे हैं अरविंद श्रीनिवास और उनकी एआई कंपनी परप्लेक्सिटी एआई की। ये सिर्फ एक और टेक कंपनी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे जानकारी खोजने के तरीके को ही बदल रही है। आज ये कंपनी करीब 18 से 20 बिलियन डॉलर्स की वैल्यूएशन पर है और सीधे गूगल जैसी दिग्गज कंपनी को चुनौती दे रही है। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश रहेगी इस पूरी कहानी को समझने की। कैसे एक आइडिया इतनी बड़ी कंपनी बना, कैसे ये गूगल को चैलेंज कर पा रही है, और हाँ, कैसे अरविंद सिर्फ 31 साल की उम्र में भारत के सबसे युवा अरबपति बन गए। चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है चेन्नई से। अरविंद श्रीनिवास, जन्म 7 जून 1994। उनका परिवार ज्यादातर फाइनेंस से जुड़ा था, टेक्नोलॉजी से उतना सीधा वास्ता नहीं था मतलब। लेकिन उनकी माँ का एक सपना था, और वो सपना बहुत स्पष्ट था। हाँ, अरविंद खुद बताते हैं कि बचपन में जब वो बस से आईआईटी मद्रास के पास से गुजरते थे तो उनकी माँ हमेशा इशारा करती थी अच्छा, उस आइकॉनिक कैंपस की तरफ, और कहती थी तुम्हें यहीं पढ़ना है। ये कोई सुझाव नहीं था मतलब? नहीं, ये एक तयशुदा मंजिल थी। शायद वो हरे भरे कैंपस की भव्य इमारतें वो उनकी माँ के मन में बस गई थीं। और अरविंद पढ़ाई में तो तेज थे ही शुरू से। हाँ, नेशनल टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप जीती, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना स्कॉलरशिप भी, इंडियन नेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में मेरिट अवार्ड, ये सब मिला उन्हें। लेकिन आईआईटी सफर में एक मोड़ आया। बिल्कुल, पहला बड़ा झटका। इतनी तैयारी के बाद भी उन्हें आईआईटी मद्रास में कंप्यूटर साइंस में एडमिशन नहीं मिला। ओह, क्या मिला फिर? उन्हें मिली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। वो शुरू में काफी निराश भी हुए इससे। हाँ, और मुश्किल यहीं खत्म नहीं हुई। नहीं, पहले सेमेस्टर के बाद जब ब्रांच बदलने का मौका आया तो उनका सीजीपीए, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, वो जरूरी ग्रेड से महज 0.01 पॉइंट कम रह गया। सिर्फ 0.01 पॉइंट से? क्या बात है। सोचिए, ये निराशाजनक तो जरूर था, पर शायद यही उनके लिए आगे चलकर एक अहम मोड़ साबित हुआ। तो उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जारी रखी 2012 से 2017 तक। हाँ, और इसी दौरान उनके एक रूममेट ने उन्हें कैगल के बारे में बताया। कैगल, ये क्या है? ये डेटा साइंस और मशीन लर्निंग कंपटीशन का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अच्छा, और दिलचस्प बात यह है कि उस समय अरविंद को कोडिंग का कोई खास अनुभव नहीं था। बिल्कुल, यहीं से उनकी सेल्फ लर्निंग की जबरदस्त यात्रा शुरू हुई। खुद से सीखना शुरू किया। हाँ, उन्होंने खुद ही ओपन सोर्स लाइब्रेरीज जैसे साइकिट लर्न को समझना शुरू किया, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के मशीन लर्निंग के ऑनलाइन लेक्चर्स देखे। कमाल है। ये दिखाता है कि सीखने का जुनून कभी-कभी फॉर्मल डिग्री से भी ज्यादा मायने रखता है। और नतीजा क्या रहा इसका? नतीजा, उन्होंने डेटा प्रेडिक्शंस का एक कैगल कंपटीशन जीत भी लिया। अरे वाह। यहीं से मशीन लर्निंग में उनकी दिलचस्पी पक्की हो गई। फिर इसके बाद उन्हें बैंगलोर के एक स्टार्टअप में इंटर्नशिप मिली, रेकमेंडर सिस्टम्स पर काम किया। और वहां भी उन्होंने कुछ कमाल किया शायद। हाँ, उन्हें 2.5 महीने का काम दिया गया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ 3 हफ्ते में पूरा कर दिया। सिर्फ 3 हफ्ते में? हाँ, और बाकी बचे समय का इस्तेमाल वो उन्होंने एडवांस्ड मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट सीखने में किया। मतलब आईआईटी मद्रास में रहते रहते ही वो इतने एक्सपर्ट हो गए? इतने कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग जैसे एडवांस्ड कोर्स पढ़ाने भी लगे। पढ़ा रहे थे वो? हाँ, और उनकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ने उन्हें गणित का वो मजबूत आधार दिया जो एआई के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जटिल क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए वो बहुत जरूरी साबित हुआ। आईआईटी के बाद अगला पड़ाव अमेरिका, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली। हाँ, कंप्यूटर साइंस में पीएचडी शुरू की वहां 2017 से 2021 तक। और बर्कली में रिसर्च फोकस क्या था? उनका फोकस रहा रीइंफोर्समेंट लर्निंग, कंप्यूटर विजन मतलब मशीन को देखना सिखाना, और ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स
जो आज के बड़े भाषा मॉडल LLMs का आधार है। एकदम अत्याधुनिक क्षेत्र। बर्कली का माहौल भी शायद काफी अलग होगा। हाँ, बर्कली का माहौल ही कुछ ऐसा था जिसने उनमें उद्यमिता के मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के बीज बोए। अच्छा। उनका मानना था कि अगर आप रिसर्च में सबसे आगे हैं तो आप कुछ नया बना सकते हैं। वो अक्सर अपने लैब के साथी पीटर चेन से पूछते रहते थे, क्या पूछते थे? क्या तुम मेरे साथ कंपनी शुरू करना चाहोगे? ये दिखाता है कि रिसर्च के साथ साथ उनके मन में अपना कुछ बनाने की ललक भी थी। और पीएचडी के दौरान ही उन्हें दुनिया की कुछ टॉप एआई लैब्स में इंटर्नशिप का मौका मिला। हाँ, इससे इंडस्ट्री का नजदीकी अनुभव मिला। पहले ओपनएआई में 2018 में और फिर 2021-2022 में। ओपनएआई, जहां डाले 2 जैसे मॉडल्स बने। बिल्कुल, उन्होंने उसी तरह के क्रांतिकारी टेक्स्ट टू इमेज मॉडल पर काम किया। इससे उन्हें बड़े भाषा मॉडल LLMs के असल ताकत और उनकी सीमाओं की गहरी समझ मिली। फिर 2019 में डीप माइंड लंदन में। डीप माइंड जो गूगल की एआई लैब है। हाँ, वहाँ रहने की जगह को लेकर कुछ दिक्कतें थीं, तो वो बताते हैं कि अक्सर ऑफिस में ही सो जाते थे। ऑफिस में? हाँ, लेकिन इसी दौरान ऑफिस के लाइब्रेरी में उन्हें स्टीवन लेवी की एक किताब मिली, इन द प्लेक्स, हाउ गूगल थिंक्स, वर्क्स एंड शेप्स आवर लाइव्स। और गूगल के बारे में? हाँ, गूगल के शुरुआती दिनों की कहानी, लैरी पेज और सर्गे ब्रिन की। इसे पढ़कर उन्हें यकीन हुआ कि वो भी कुछ बड़ा और प्रभावशाली बना सकते हैं। प्रेरणा मिली वहां से? बिल्कुल। और तीसरा अहम अनुभव रहा गूगल में 2020-2021 में। गूगल ने भी इंटर्नशिप की? हाँ, यहाँ उन्होंने कंप्यूटर विजन आर्किटेक्चर पर काम किया, जैसे हेलोनेट और रेस्टनेट RS मॉडल। इससे सर्च टेक्नोलॉजी को समझने में मदद मिली होगी। बहुत। इस अनुभव ने उन्हें सर्च टेक्नोलॉजी की मौजूदा कमियों और भविष्य की संभावनाओं को बहुत करीब से समझने में मदद की। तो ये सारे अनुभव मतलब बर्कले, ओपनएआई, डीप माइंड, गूगल, ये सब मिलकर परप्लेक्सिटी एआई का जन्म का आधार बने। हाँ, लेकिन इसका आइडिया आया कहाँ से? कहाँ से? दिलचस्प बात है कि ये एक बहुत ही आम सी लगने वाली परेशानी से शुरू हुआ। अच्छा, कैसे? 2022 के पतझड़ में ओपनएआई की अच्छी खासी नौकरी छोड़ने के बाद अरविंद अपनी नई कंपनी के पहले इंजीनियर के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ढूंढ रहे थे। ओके, एक आम जरूरत। बिल्कुल। उन्होंने गूगल पर सर्च किया, जैसे एक स्टार्टअप के लिए सबसे अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कौन सा है, या कौन सा HR सॉफ्टवेयर सबसे अच्छी वैल्यू देता है। और नतीजे क्या मिले? बस विज्ञापनों की भरमार और SEO के लिए लिखे गए मार्केटिंग लेख। असली सीधा जवाब कहीं नहीं था। ये तो हम सब अनुभव करते हैं। बिल्कुल, यही उन्हें वो लाइट बल्ब मूवमेंट आया। वो जानते थे कि बड़े भाषा मॉडल LLMs वो सीधे सटीक जवाब दे सकते हैं, लेकिन मौजूदा सर्च इंजन इसका फायदा नहीं उठा रहे थे। सही कहा, वो इस क्षमता का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। बस फिर क्या था? अगस्त 2022 में उन्होंने परप्लेक्सिटी एआई की नींव रखी। हाँ, डेनिस यारात्स के साथ, जो पहले फेसबुक AI रिसर्चर थे, जॉनी हो जो गूगल और मेटा में काम कर चुके थे, और एंडी कॉन्विंस्की जो डेटाब्रिक्स के को-फाउंडर हैं। जबरदस्त टीम। बिल्कुल, और उनका मिशन बिल्कुल साफ था। क्या था मिशन? किसी भी सवाल का सबसे तेज और भरोसेमंद जवाब पाना। और उन्होंने शुरुआत में एक बहुत स्मार्ट फैसला लिया। हाँ, क्या? अपना खुद का विशाल भाषा मॉडल LLM बनाने में करोड़ों डॉलर और सालों खर्च करने के बजाय जी, उन्होंने मौजूदा बेहतरीन मॉडल्स जैसे OpenAI का GPT 3.5 और बाद में GPT-4, इनके ऊपर एक बेहतर यूजर इंटरफेस और सर्च एक्सपीरियंस बनाने पर फोकस किया। ये प्रैक्टिकल भी था। हाँ, क्योंकि LLM ट्रेनिंग बेहद महंगी है और ये रणनीतिक भी था। उन्हें अंदाजा था कि भविष्य में ये AI मॉडल और भी बेहतर और आसानी से उपलब्ध होंगे। इसे सिलिकॉन वैली में रैपर बनाना कहते हैं शायद। हाँ बिल्कुल, मौजूदा टेक्नोलॉजी के ऊपर एक ज्यादा उपयोगी प्रोडक्ट तैयार करना। परप्लेक्सिटी का मुख्य सर्च इंजन, या कहें आंसर इंजन, वो 7 दिसंबर 2022 को लॉन्च हुआ। और ये गूगल की तरह सिर्फ नीले लिंक्स की लिस्ट नहीं देता। नहीं, ये क्या करता है? ये सीधे बातचीत के अंदाज में आपके सवाल का जवाब देता है। कन्वर्सेशनल जवाब। हाँ, और सबसे जरूरी बात ये बताता है कि जानकारी कहाँ से ली गई है। सोर्स, साइटेशंस, वो भी साथ में देता है, ताकि भरोसेमंद रहे। बिल्कुल, ये एक तरह से आपका पर्सनल रिसर्च असिस्टेंट बन जाता है, जो आपके लिए जानकारी ढूंढता है, उसे समझता है और फिर सार प्रस्तुत करता है। और इसका इंटरफेस भी काफी मॉडर्न है। हाँ, साफ सुथरा और इस्तेमाल में आसान। तो गूगल सर्च से ये अलग कैसे है? इसकी मुख्य खासियतें क्या हैं? कई अहम बातें हैं। पहली,
ये रियल टाइम जानकारी देता है। मतलब हमेशा अपडेटेड। हाँ, चैट जीपीटी जैसे कुछ मॉडल्स की जानकारी एक निश्चित तारीख तक सीमित होती है, लेकिन परप्लेक्सिटी इंटरनेट से ताज़ा जानकारी निकाल सकता है। दूसरी खासियत? पारदर्शिता। ट्रांसपेरेंसी। हर जवाब के साथ रेफरेंस और लिंक दिए जाते हैं ताकि आप खुद फैक्ट चेक कर सकें। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तीसरी, ये बातचीत का संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट याद रखता है। वो फॉलोअप सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, और ज्यादा सटीक जवाब पा सकते हैं। और चौथी, इसमें फोकस मोड है। फोकस मोड वो क्या है? आप चुन सकते हैं कि सर्च सिर्फ एकेडमिक पेपर्स में करनी है, या यूट्यूब वीडियोस में, या रेडिट पर, या सिर्फ खबरों में। अच्छा, ये तो काफी उपयोगी है। और लोगों को ये पसंद भी आ रहा है। हाँ, परप्लेक्सिटी की ग्रोथ तो कमाल की रही है। लॉन्च के कुछ ही महीनों में फरवरी 2023 तक 2 मिलियन यूनिक विजिटर हो गए थे। और मई 2025 तक तो ये हर महीने 780 मिलियन सवाल प्रोसेस कर रहा था। 780 मिलियन, यानी रोज के लगभग 30 मिलियन सवाल। जबरदस्त। और यहाँ एक दिलचस्प आंकड़ा है। क्या? इसके सबसे ज्यादा यूजर्स कहाँ से हैं? भारत से। अच्छा, भारत से। हाँ, ये कंपनी के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। शायद इसी वजह से अरविंद बेंगलोर या हैदराबाद में एक इंजीनियरिंग टीम बनाने पर विचार कर रहे हैं। और भारत में पार्टनरशिप्स भी देख रहे हैं। हाँ, ट्रैवल, एजुकेशन, शॉपिंग, हेल्थ केयर जैसे क्षेत्रों में पार्टनरशिप की संभावनाएं तलाश रहे हैं। अब बात करते हैं पैसों की, फंडिंग और वैल्यूएशन। यहाँ तो कहानी और भी चौंकाने वाली है। हाँ, कंपनी की वैल्यूएशन ग्रोथ वो किसी रॉकेट की तरह ऊपर गई है। जनवरी 2024 में 520 मिलियन, फिर मई 2025 में सीधे 14 बिलियन, और जुलाई 2025 में 18 बिलियन, और अगस्त 2025 तक 20 बिलियन का लक्ष्य। बिल्कुल, ये जबरदस्त ग्रोथ है। कंपनी ने फंडिंग कितनी जुटाई अब तक? अब तक करीब $1.5 बिलियन की फंडिंग जुटाई है। $1.5 बिलियन। हाँ, और निवेशक भी कोई छोटे मोटे नाम नहीं है। कौन कौन है? अमेज़न के जेफ बेजोस, एनवीडिया जो एआई चिप्स में लीडर है, सॉफ्टबैंक, डेटाब्रिक्स, शॉपिफाई के सीईओ टोबियास लुटके, गिटहब के पूर्व सीईओ नेट फ्रीडमैन। अरे वाह, बड़े नाम है। बिल्कुल, ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये इंडस्ट्री के दिग्गजों का परप्लेक्सिटी के विजन पर भरोसा दिखाता है। और कंपनी सिर्फ वैल्यूएशन में ही नहीं बढ़ रही, कमाई भी कर रही है। हाँ, उनका ARR, एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू, सालाना पक्की आमदनी, वो 2025 के मध्य तक $150 मिलियन को पार कर गई। 150 मिलियन, ये पिछले साल के 35 मिलियन से 4 गुना ज्यादा है। ये दिखाता है कि लोग इसके प्रीमियम फीचर्स के लिए पैसे देने को तैयार हैं। और फिर आया अगस्त 2025 का वो कदम जिसने पूरी टेक इंडस्ट्री को चौंका दिया। हाँ, परप्लेक्सिटी ने गूगल क्रोम ब्राउजर खरीदने के लिए $34.5 बिलियन का ऑल कैश ऑफर दे डाला। $34 बिलियन। ये रकम उनकी खुद की 18 बिलियन की वैल्यूएशन से लगभग 2 गुनी थी। ये ऑफर कब आया? ये एक बहुत ही रणनीतिक समय पर आया। गूगल उस समय अमेरिका में एक बड़े एंटी ट्रस्ट केस का सामना कर रहा था। अच्छा, जिसमें कोर्ट ने उसकी सर्च प्रैक्टिसेस को अवैध एकाधिकार बताया था। बिल्कुल। परप्लेक्सिटी ने इस ऑफर के साथ रेगुलेटर्स की चिंताओं को दूर करने के लिए कुछ वादे भी किए। क्या वादे? जैसे क्रोम में अगले 2 सालों में $3 बिलियन का निवेश करना, क्रोमियम जो क्रोम का ओपन सोर्स आधार है उसे खुला रखना, और गूगल सर्च का क्या? गूगल को डिफॉल्ट सर्च इंजन बनाए रखना, लेकिन यूजर्स को आसानी से बदलने का विकल्प देना, और दुनिया भर के 3.5 बिलियन क्रोम यूजर्स के लिए सर्विस जारी रखना। ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये डील शायद ही पूरी हो। ये एक तरह की PR या स्ट्रेटेजिक चाल ज्यादा लगती है। हाँ, शायद, लेकिन फिर भी ये अरविंद की जबरदस्त महत्वाकांक्षा दिखाता है। और बाजार की गहरी समझ। बिल्कुल, ये बताता है कि वो सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं बना रहे हैं, बल्कि पूरे इंटरनेट इकोसिस्टम पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि परप्लेक्सिटी एक तरह से गूगल के सह संस्थापक लैरी पेज के विजन को पूरा कर रही है। हाँ, जो उन्होंने 2001 में देखा था। पेज ने तब कहा था कि गूगल का अंतिम रूप AI होगा। एक ऐसा सिस्टम जो सीधे जवाब देगा, सिर्फ लिंक्स की लिस्ट नहीं। बिल्कुल। गूगल ने तब ऐसा इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उस जमाने की AI टेक्नोलॉजी इतनी सक्षम नहीं थी। तो अब जब AI सक्षम हो गई है, गूगल के लिए परप्लेक्सिटी जैसी कंपनी से निपटना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? वो खुद ऐसा प्रोडक्ट क्यों नहीं बना पा रहे? इसे क्लासिक इनोवेटर का डिलेमा कहते हैं। इनोवेटर का डिलेमा वो क्या है? गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट की कमाई का बड़ा हिस्सा, लगभग 57%, जो सालाना करीब $198 बिलियन है, वो सर्च विज्ञापनों से आता है। हाँ, एड्स से। अगर गूगल अपने सर्च इंजन को बदलकर
परप्लेक्सिटी जैसा बना दे जो सीधे जवाब देता है, तो लोग विज्ञापनों पर कम क्लिक करेंगे। इससे उनकी अरबों डॉलर की कमाई खतरे में पड़ सकती है। बिल्कुल, वो अपनी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को कैसे काट सकते हैं। जबकि परप्लेक्सिटी ने शुरुआत से एक अलग रास्ता चुना है ना? हाँ, उनका बिजनेस मॉडल गूगल से अलग है। विज्ञापन पर निर्भरता कम। बहुत कम। बहुत कम। उनका मॉडल फ्रीमियम है, बेसिक वर्जन मुफ्त है और ज्यादा फीचर्स और बेहतर एआई मॉडल वाला प्रो वर्जन $20 प्रति माह पर उपलब्ध है। और पब्लिशर्स का क्या? वो कंटेंट पब्लिशर्स, मतलब जिनकी वेबसाइट से जानकारी ली जाती है, उनके साथ रेवेन्यू शेयरिंग पार्टनरशिप भी कर रहे हैं। ये एक ज्यादा टिकाऊ और नैतिक तरीका लगता है। हाँ, क्योंकि ये उन क्रिएटर्स को भी फायदा पहुंचाता है जिनका कंटेंट इस्तेमाल हो रहा है। अरविंद के इस काम को दुनिया भर में पहचान भी मिल रही है। हाँ, 2024 में टाइम मैगजीन ने उन्हें एआई के क्षेत्र में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी बनाने का सम्मान नहीं है। नहीं, ये पारदर्शी और नैतिक एआई विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का भी सम्मान है। उनका पब्लिशर्स की चिंताओं को समझना और रेवेन्यू शेयरिंग जैसे समाधान लाना, ये भी उनकी दूरदर्शिता दिखाता है। आज एआई की दुनिया में इनोवेशन के साथ साथ नैतिक जिम्मेदारियों को निभाना बहुत जरूरी है। और अरविंद इस दिशा में काम करते दिख रहे हैं। और वो सिर्फ परप्लेक्सिटी पर ही फोकस नहीं कर रहे। हाँ, वो एक एक्टिव एंजल इन्वेस्टर भी बन गए ना। बिल्कुल, 2023 से उन्होंने कई उभरते हुए एआई स्टार्टअप्स में निवेश किया है। कौन कौन सी कंपनियां हैं? उनके पोर्टफोलियो में आवाज बनाने वाली एआई 11 लैब्स, संगीत बनाने वाली एआई सुनो, अच्छा, यूरोप का प्रमुख एआई मॉडल डेवलपर मिस्ट्राल, एआई आधारित कोड एडिटर कर्सर, एआई वीडियो बनाने वाली कंपनी पीका लैब्स और एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स बनाने वाली कॉग्निशन लैब्स जैसी कंपनियां शामिल हैं। ये दिखाता है कि वो सिर्फ अपनी कंपनी नहीं बल्कि पूरे एआई इकोसिस्टम को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। और फिर अक्टूबर 2025 में आया वो ऐतिहासिक पल जिसकी हमने शुरू में बात की थी। अरविंद श्रीनिवास भारत के सबसे युवा अरबपति बन गए। M3M हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार उनके नेटवर्थ 21,190 करोड़ रुपए यानी 2.5 बिलियन। सिर्फ 31 साल की उम्र में उन्होंने ज़ेप्टो के कैवल्य वोहरा और आदित्य पालीचा को भी पीछे छोड़ दिया। हुरून रिपोर्ट ने इस उपलब्धि को भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया है। हाँ, ये इस बात का संकेत है कि भारत अब सिर्फ सर्विस आधारित अर्थव्यवस्था नहीं रहा, बल्कि डीप टेक और प्रोडक्ट आधारित पावर हाउस बन रहा है। अरविंद की दौलत किसी विरासत या पारंपरिक उद्योग से नहीं आई है। नहीं, बल्कि एक ऐसा एआई प्रोडक्ट बनाने से आई है जो विश्व स्तर पर गूगल जैसी कंपनी को टक्कर दे रहा है। ये भारतीय वेल्थ क्रिएशन का एक नया अध्याय है। भविष्य को लेकर अरविंद का क्या सोचना है? सुनने में आया था कि एप्पल और मेटा जैसी बड़ी कंपनियां परप्लेक्सिटी को खरीदने में दिलचस्पी दिखा चुकी हैं। हाँ, ऐसी खबरें थीं, लेकिन अब तक की उनके बयानों से तो यही लगता है कि वो परप्लेक्सिटी को स्वतंत्र रखना चाहते हैं, बेचना नहीं चाहते हैं। लगता तो नहीं है। आईपीओ मतलब कंपनी को पब्लिक मार्केट में लिस्ट करने का प्लान भी 2028 के बाद का है। वो कंपनी पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहते हैं। हाँ, ताकि अपने विजन को सही दिशा दे सकें। और उनका विजन है परप्लेक्सिटी को दुनिया की सबसे ज्ञान केंद्रित कंपनी बनाना। ज्ञान केंद्रित कंपनी? हाँ, हाल ही में लॉन्च हुए उनके नए प्रोडक्ट्स जैसे एआई नेटिव ब्राउजर कॉमेट और ज्यादा गहरी रिसर्च के लिए डीप रिसर्च फीचर, वो इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं। भारत के लिए उनकी क्या योजनाएं हैं? उन्होंने भारत में स्थानीय एआई स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए एक परप्लेक्सिटी इन्वेस्टमेंट फंड स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। अच्छा, इससे भारत के एआई इकोसिस्टम को जरूर बढ़ावा मिलेगा। हाँ, और नए इनोवेटर्स को मदद मिलेगी। तो अरविंद के इस अविश्वसनीय सफर से खासकर युवा उद्यमियों और प्रोफेशनल्स के लिए क्या मुख्य सबक मिलते हैं? मुझे लगता है कुछ बातें बहुत अहम हैं। पहली, शुरुआती असफलताओं या बाधाओं को अंत न समझें। जैसे आईआईटी में कंप्यूटर साइंस न मिलना? हाँ, उसे रास्ता बदलने या कुछ नया सीखने का मौका माने। शायद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जरिए उन्हें गणित की वो नींव मिली जो एआई के लिए जरूरी थी। दूसरी बात, लगातार सीखते रहना कितना जरूरी है, फॉर्मल डिग्री से भी ज्यादा। उन्होंने कैगल से लेकर ऑनलाइन कोर्सेज तक खुद को लगातार अपस्किल किया। और तीसरा, बड़ी स्थापित कंपनियों से सीधे टकराने के बजाय पहले अपनी ताकत और अलग पहचान बनाएं, फिर रणनीतिक रूप से चुनौती दें। परप्लेक्सिटी ने यही किया। उन्होंने खुद भी युवा संस्थापकों को यही सलाह दी है शायद। हाँ, वो कहते हैं बड़ी टेक कंपनियां कुछ भी अच्छा कॉपी करेंगी। आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है लचीलापन, मौलिकता और निरंतर सुधार। उनकी अपनी कहानी इन शब्दों का सबसे बड़ा प्रमाण है।
वाकई अरविंद श्रीनिवास की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की असाधारण सफलता की कहानी नहीं है। नहीं, ये इस बात का भी संकेत है कि भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी अपनाने वाला देश नहीं रहा, बल्कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडरशिप का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन रहा है। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये है, क्या? जैसे जैसे एआई हमारी जानकारी तक पहुंच को बदल रहा है, क्या भविष्य में सर्च शब्द का मतलब ही बदल जाएगा? क्या हम जानकारी खोजने के बजाय सीधे पूछने लगेंगे? हाँ, क्या गूगल जैसे लिंक देने वाले इंजन पीछे रह जाएंगे? बिल्कुल। और परप्लेक्सिटी जैसे आंसर इंजन ही जानकारी पाने का मुख्य जरिया बन जाएंगे? इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा। तो ये थी अरविंद श्रीनिवास और परप्लेक्सिटी एआई की कहानी पर हमारी गहरी पड़ताल। उम्मीद है आपको ये जानकारी रोचक और उपयोगी लगी होगी। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें। हाँ, और अपने विचार नीचे कमेंट्स में साझा करें। और ऐसे ही जानकारी भरे विश्लेषणों के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। अलविदा।